चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको बता रहे थे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले दिन की क्लास में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके से उसको हम लोग देखते हैं, और उसमें अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बताए थे। और बताया था कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, संविधान देखते हैं, तो इस संविधान का जो सारांश है, समरी है, वो किसको कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो प्रस्तावना ही हमारे संविधान का क्या है? सारांश, समरी। और बताया था कि इसीलिए हम लोग इसको सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे आखिर में देखते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की, जैसे कोई भी किताब होती है, उसकी समरी आपको देखनी हो तो पहले आप समरी पढ़ेंगे, उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले आप पूरी किताब पढ़ लीजिए तो समरी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए संविधान में आपको पहले दिन बताया था कि हम लोग संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे। लिखवाया था कि संविधान में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, जिसको कहा जाता है क्या? संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक, कि कैसे बना। जब आप बनता हुआ देखते हैं तो पूरे संविधान का स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर होता है। फिर बताया था कि जब ये हमारा संविधान बना तो इसमें बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन सोर्सेस, जिसको बोला जाता है विदेशी स्रोत। फॉरेन सोर्सेज जो हमारे लिए जाते हैं। ठीक। फिर इसके बाद बताया था कि हमारे संविधान के अलग अलग कई सारे क्या हैं? भाग हैं, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पार्ट्स। जिसमें बताया था 22 भाग हैं। कौन कौन से भाग इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी आपको लिखवाया था। फिर इसके बाद बताया था अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। और शेड्यूल्स में आपको बताया था जब बना था तो कितनी थी? 8 थी। फिलहाल कितनी है? 12 है। 12 अनुसूचियाँ हैं। और फिर बताया था कि ये जो संविधान है, इसमें अलग अलग कई सारे आपको बताया था कि अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। ठीक। और अनुच्छेदों वाला हिस्सा सबसे बड़ा था, जिस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की। और फिर बताया कि समय समय पर संविधान में कई सारे क्या किए गए? संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। ठीक। तो पहले दिन आपको बताया था कि सबसे पहले विकास देखते हैं, फिर सोर्सेस, पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट। और बताया था कि जब ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो मूल स्वरूप है, इन्हीं सारी चीज़ों की जो समरी बनती है, इन्हीं सारी चीज़ों का जो सारांश बनता है, वही हमारे संविधान की क्या कही जाती है? प्रस्तावना कही जाती है, प्रियम्बल कहा जाता है। तो ये जो प्रियम्बल है, ये इन्हीं सारी चीज़ों का क्या है? सारांश है, समरी। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो मतलब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। प्रस्तावना में बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वही आपको वो चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप पूरा क्या पढ़ें? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। जब आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं समझ आता है। ठीक है। तो इसीलिए बताया था कि सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक। और एक अजीब बात ये थी कि जब संवैधानिक विकास आपको बताया था तो बताया था कि सबसे पहले 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारे संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना। यानी कि जनरली क्या होता है कि जब किताब लिखी गई, आपने किताब लिखी, पढ़ी, फिर इस किताब को आप क्या कर सकते हैं? समराइज कर सकते हैं। यही होगा। हमारे यहाँ उल्टा हुआ। हमारे यहाँ पहले समरी लिखी गई। पहले क्या लिखा गया? प्रस्तावना लिखा गया, पहले सारांश लिख दिया गया, समरी लिखी गई, उसके बाद संविधान तैयार हुआ। जनरली होना चाहिए क्या? पहले किताब तैयार हो, उसके बाद उसको समराइज करेंगे आप। लेकिन बनाने वालों ने पहले ही प्रस्तावना तैयार कर दिया था, कि यानी कि पहले से बिल्कुल क्लियर था कि आगे जो हमारा संविधान बनेगा, आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो क्या होगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया था ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। कि हमारे संविधान बनाने का क्या है? उद्देश्य। और संविधान बनाते समय ही, आज भी नहीं इसका महत्व है, इसका महत्व शुरू से ही रहा, कि संविधान बनाते समय ही इसको केंद्र में रखा गया था कि हमारा संविधान इस हिसाब से बनाया जाए कि ये सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि संविधान बनने के बाद तब उसको समराइज किया गया, समरी पहले तैयार होगी, किताब बाद में लिखी गई। ये उल्टा हुआ था।
यानी ये पहले से रेडी था कि यही बनाना है हमें, ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, रूप होगा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है? तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व हमारी व्यवस्था में रखता है। समझ गए? तो हमारे सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? प्रस्तावना के, क्योंकि इसी ने उद्देश्य दिया संविधान निर्माताओं को कि जो हमारा संविधान का निर्माण होना है, संविधान का जो तैयार होना है, वो कैसे तैयार होना है, वो पहले से फिक्स था कि ऐसे ही बनाना है। और जब बनाया तो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया और अल्टीमेटली ऐसा ही बनाया। इसीलिए व्याख्या जस की तस अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है? और इसको लेके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, कई सारे विवाद भी रहे। उन विवादों पर भी चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रियम्बल के बारे में बातचीत करते हैं। समझ में आ गया था? ये सबसे पहले दिन आपको याद होगा, जब संविधान शुरू किया तो सबसे पहले दिन यही आपको लिखवाया था कि ऐसे ऐसे हम लोग को तैयार करना है। ठीक, अब इसमें एक एक करके देखें। कल टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपको बताया था, प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, उसकी लिस्ट तैयार कराई थी। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। अब ये जो प्रस्तावना का प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ है। और इसकी जो ये डिज़ाइन है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने, देख रहे हैं जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने डिज़ाइन तैयार की है, जो दोनों तरफ बना हुआ है। ये बहुत घना सा, ये हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरीके से इसको बनाया गया था। चलिए अब एक एक करके इसको हम देखते हैं। अब इस प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो इस प्रस्तावना में सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? हम भारत के लोग, इंग्लिश में कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो संविधान है, ये हमने तैयार किया है। सबसे पहले यही शब्द पूरे संविधान में, सबसे पहला शब्द अगर कहा जाए तो क्या है? ये हमसे शुरू होता है। हम लोग देश के नागरिक हैं, देश के निवासी हैं। तो यहीं से हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप दिखाई देता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था, लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी। आपने सुना होगा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था। तो ये चीज जो थी, ये वहीं के संविधान से ही कॉपी की गई। ये हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है? जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। जनरली जब फॉरेन सोर्सेज आपको लिखवाया था तो बताया था कि जो विदेशी स्रोत आपको बताए थे कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उसका जो सबसे पहला सेंटेंस, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। वहाँ के संविधान में मेंशन है कि हम विद द पीपल ऑफ अमेरिका, उसी को कॉपी किया गया विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि ये जो संविधान तैयार हुआ, इस संविधान को तैयार किया किसने? हमने, हम लोगों ने, हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के द्वारा। तो यहीं से संविधान का एक उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। तो ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी में कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? सोर्स, ओरिजिनल सोर्स। तो हमारे संविधान का स्रोत ध्यान रखेंगे, वो है देश की जनता। संविधान किसको डेडिकेट किया गया है? किसको समर्पित है? देश की जनता को। किसके लिए बनाया गया है? देश की जनता के लिए बनाया गया। तो ये मुख्य परीक्षा जब आप कभी लिखेंगे तो उसमें ऐसे ही आते हैं सवाल कि प्रस्तावना में निहित लोकतंत्र के दर्शन कैसे होते हैं। कैसे हमारा प्रस्तावना पब्लिक ओरिएंटेड है, जनोन्मुख है, जनता की तरफ झुका हुआ है। तो आप यही बताएंगे, शुरुआत ही इससे होती, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो आपने प्रियम्बल लिखा होगा तो उसमें ऐसे वी द पीपल ऑफ इंडिया को घेर लीजिए, हम भारत के लोग को ऐसे गोला घेर लीजिए, राउंड बना लीजिए, और छोटा छोटा अलग से जहाँ भी जगह हो अवेलेबल लिखे, डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को समर्पित, या भारत की जनता को समर्पित। भारत के लोगों को समर्पित यानी भारत की जनता को समर्पित।
डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता को समर्पित। भारत की संविधान का स्रोत क्या है? स्रोत है देश की जनता। मूल स्रोत क्या है? देख लीजिए, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। देखिए, और इसीलिए कहा गया कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा जो हमारा संविधान है उसकी पूरी फिलॉसफी इसमें दिखाई पड़ती है, पूरा दर्शन इसमें दिखाई पड़ता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। भारत को एक क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, having solemnly resolved constitute India into a sovereign। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। दिखाई दे रहा है तुमको उधर से? नहीं दिखाई दे रहा तो सामने बैठ जाओ, दिक्कत हो रही है। ठीक। संपूर्ण प्रभु सत्ता का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम के जो टेरिटरी है तुमको दिखाई देगा वहां से? चलिए, तो सोवरेंटी, संपूर्ण प्रभुसत्ता, मतलब मौका देख रही थी। ठीक है, संपूर्ण प्रभुसत्ता, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, कहावत हिंदी में आती है ना। हिंदी अच्छे से पढ़िए, यूपीपीसीएस में मेंस में हिंदी भी आती है और हिंदी का नंबर जुड़ता है। यही इकलौता आयोग है जहाँ पर हिंदी का नंबर जुड़ता है, बाकी यूपीएससी में या बिहार में कहीं नहीं जुड़ता, खाली यूपी में नंबर जुड़ता है। और आधे आधे नंबर पॉइंट की भी लड़ाई होती है। तो उसमें इसमें यही सब होता है। मुहावरे है तो लोकोक्तियाँ है तो शब्दार्थ है तो पर्यायवाची है तो विलोम शब्द। ठीक है, जैसे अगर एक दिया घोड़े के 4 पर्यायवाची लिखने हैं, आपने 3 लिखा है तो 0.75 नंबर मिलेगा, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। समझ गए? तो उसमें पॉइंट में लड़ाई जाती है। और बड़े आसान आसान भी होते हैं, बहुत कठिन कठिन भी होते हैं। चलिए खैर, तो हाँ, बता रहे थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुसत्ता। जैसे क्लासरूम है तो इस क्लासरूम की टेरिटरी में हमारी क्या है? सोवरेनिटी, हमारी प्रभुसत्ता है। आप हमारी परमिशन से आते हैं, हमारी परमिशन से जाते हैं। ठीक है, हम आपको कहते हैं आप बैठिए तो आप बैठेंगे, हम कहेंगे आप खड़े रहिए तो आप खड़े रहेंगे, क्योंकि किसकी प्रभुसत्ता का क्षेत्र है? हमारी प्रभुसत्ता का क्षेत्र है। ठीक। लेकिन इस क्लासरूम के बाहर हमारी सोवरेनिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब इस क्लासरूम के बाहर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वहां पर हमारी प्रभुसत्ता नहीं है। आप इसके बाद खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, हम आपको नहीं बोल सकते। कभी किसी को सड़क पर रोक के टोके हैं कभी आज तक? क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो, काहे घूम रहे हो? क्योंकि वहां पर हमारी प्रभुसत्ता आपके ऊपर नहीं। प्रभुसत्ता हमारी तब तक है जब तक आप इस टेरिटरी के अंदर है। जैसे आपका कमरा है, आपका कमरा है तो आपकी टेरिटरी आपकी प्रभुसत्ता में आएगी, वहां पर आपकी परमिशन चलेगी। वहां पर हम जाएंगे तो वहां हम में आई कम पूछेंगे, तो फिर आप शान से बात करेंगे कि हाँ बताइए क्या बात है। ठीक है, तो वहां पर हम कुछ कह सकते हैं कि बदतमीज कहेंगे, तुमको तमीज नहीं है बात करने की, कैसे बड़ों से बात करते हैं? वहां पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो टेरिटरी किसकी है? वो आपकी प्रभुसत्ता वाला क्षेत्र है। समझ गए? तो उसी तरीके से भारत की अपनी एक संपूर्ण प्रभुसत्ता है, यानी भारत की अपनी टेरिटरी, जो भारत की राजनीतिक सीमा है, वो पूरी तरीके से भारत के क्या है? नियंत्रण में, कंट्रोल में है। ठीक है, बिना उसकी परमिशन के न है कौन, बिना उसकी परमिशन के न कोई आएगा न कोई जाएगा, यानी उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक। अब जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि चीन वाले घुस गए भारत की सीमा में, एंट्री कर गए, या जो है कि झंडा गाड़ लिया है, कहीं तंबू वंबू लगा देते, तो ये कहा जाता है कि चीन हमारी प्रभुसत्ता का हनन कर रहा है, चीन हमारी सोवरेंटी हमसे छीन रहा है। यानी आप बिना हमारी परमिशन के हमारी सीमा में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं,
यानी आप हमारी सोवरेंटी, हमारी प्रभुसत्ता हमसे आप छीन रहे हैं। जैसे मई 2011 में क्या हुआ कि अमेरिका से 2 हेलीकॉप्टर गए, पाकिस्तान में घुसे, उसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में, इस्लामाबाद के पास है, वहाँ पर हमला किया, उसामा बिन लादेन को मारे सब, उसकी लाश उठाया, उसके घर जला दिया और लाश उठा के लेके चले गए। अब आपके बिना परमिशन के कोई आपके घर में घुसा और मारपीट करता है और आपका सामान उठा के या किसी को लेके चला गया, मतलब आप संप्रभु नहीं, यानी पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट नहीं। समझ में आया सोवरेंटी का मतलब? एक सोवरेन स्टेट का मतलब, संप्रभु राष्ट्र का मतलब कि संपूर्ण नियंत्रण उस राष्ट्र की टेरिटरी में, उस देश का है। तो हालांकि इस पर भी कई सारे प्रतिबंध हैं, कई सारी समस्याएं होती है इसको, जो हमारी प्रभुसत्ता में, जो हमारी सोवरेंटी में बाधक होती है। प्रभुसत्ता में बाधक तत्व हैं, ये भी मेंस का क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुसत्ता के बाधक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक, अब क्या बाधाएं आती? बाधाएं आती हैं, एक तो पड़ोसियों की समस्या, जो पाकिस्तान वाले घुसपैठ कर रहे हैं, चीन वाले घुस जा रहे हैं, तो वो घुसपैठियों की समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूएन है, राष्ट्र संघ है, तो राष्ट्र संघ दबाव बनाएगा हमारे ऊपर किसी नियम को लागू करने के लिए, किसी कानून को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि को मानने के लिए, कि संयुक्त राष्ट्र दबाव बनाएगा कि भारत पता चला कि अपना बॉर्डर छोड़ के पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो फिर राष्ट्र संघ क्या करेगा? रोकेगा। राष्ट्र संघ की का प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, या अमेरिका इंटरफेयर करेगा, रूस का दबाव पड़ेगा। समझ गए? या जो आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन, अब वर्तमान दौर में समझ लीजिए कि हमारी संप्रभुता पर आर्थिक संगठनों का दबाव ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO। अब ये समझ लीजिए कि हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट चले जाते हैं, प्रभुसत्ता को दबाने की कोशिश करते हैं। दबाने की कोशिश कैसे करेंगे कि भाई आपको WTO से उधार लेना है, तो WTO कहेगी ठीक है आपको पैसा देंगे, लेकिन हमारी ये शर्तें आप मानिए। वर्ल्ड बैंक से उधार लेना है, वर्ल्ड बैंक ठीक है कहेंगे हम उधार देंगे, लेकिन आपको हमारी इन कंपनियों को, इन देशों कंपनियां हैं, इनको आप सहायता दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आर्थिक संस्थान डॉलर से चलते हैं। डॉलर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, और डॉलर किसका है? अमेरिका है। तो अमेरिकी दबाव में काम करते हैं वो, कि अब जैसे पेप्सी, कोका कोला बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, लेकिन फिर भी बिक रहा है, कोई नहीं रोक सकता उसको। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो कंपनियां कहाँ की हैं? अमेरिका की कंपनी। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, सब अमेरिका की कंपनी। आप चाइना के ऐप पर बड़े आराम से प्रतिबंध लगा सकते हैं, अमेरिका को रोक के दिखाइए आप। हिम्मत नहीं। चाइना के लिए भी हिम्मत नहीं, वो तो छोटे मोटे ऐप है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी चीज़ें तो आप चाइना के भी नहीं रोक सकते। तो ये क्या है कि सरकार कोशिश करे, चाहे तो भी नहीं कर पाएगी, कि इनको रोक दें, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको रोकेंगे तो फिर वो हमें रोक देंगे, फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। तो ऐसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ते हैं जो हमारी संप्रभुता के, हमारे देश की सोवरेंटी के खिलाफ जाते हैं। जैसे एक बार हुआ था कि 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो तुर्की से एक समझौता हुआ, नहीं ईरान से समझौता हुआ था, कि जैसे ईरान को हमसे गेहूं लेना है, हमें उनसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लेना है, तो वहाँ की टोटल ट्रेड का कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया गया, कुछ परसेंटेज, कि उसको हम लोग बार्टर सिस्टम से करेंगे। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, कि भाई हमें उनसे तेल खरीदना है और उन्हें क्या देना है? गेहूं। तो भाई हमको उनसे तेल खरीदना है, तो हम अपना रुपया देंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में? डॉलर में। फिर डॉलर उनके दिनार में कन्वर्ट होगा, और उनको हमसे गेहूं खरीदना है, तो वो अपने दिनार को कन्वर्ट करेंगे किस में? डॉलर में। फिर डॉलर कन्वर्ट होगा रुपए में। ट्रेड कोई करे, डिमांड डॉलर की ही बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार किसी देश से कीजिए, आप अपनी करेंसी में नहीं कर पाएंगे। व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। तो फायदा किसका होता है? डॉलर का होता है। इसीलिए अमेरिका हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा? डिमांड किसकी बढ़ती है? डॉलर की। तो ये हम लोगों ने फिक्स किया कि भाई हमारी सरकार ने कि आप सीधे हमें गेहूं दे दीजिए, और उसी के मूल्य, अरे हम आपको सीधे गेहूं दे दे रहे हैं, उसी के मूल्य का आप हमको क्या दे दीजिए? पेट्रोल दे दीजिए। भाई एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया,
कितने लीटर तेल बराबर इतना किलो गेहूं, सीधे ले लिया, जैसे बार्टर सिस्टम बताया था शुरुआत में चलता था। तो समझौता कर लिया। अब अमेरिका को पता चला कि भाई समझौता हो गया, तो तुरंत उन्होंने अपने घोड़े खोले। और जैसे क्रेडिट रेटिंग आपको समझा रहे थे कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां होती है ना, हमारे यहाँ क्रिसिल है जो कंपनियों की रेट करती, तो उनके ग्लोबल लेवल पर, जैसे आपको बताया था ना उस दिन जब सर्टिफिकेट ऑफ ये सीपी समझा रहे थे, कॉमर्शियल पेपर, कि कंपनियों को क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अच्छी रेटिंग लेनी पड़ती है। तो वैसे ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच है, ये सब सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, ये दुनिया की इकोनॉमीज को रेटिंग करती हैं। अब तुरंत में, अब ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, गोल्डमैन सैच है, मैरिल लिंच है, लेमन ब्रदर्स है, ठीक है, सबसे बड़े स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और ये है फिंच है। इन लोगों ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अब ये तुरंत क्या करेंगे, भारत की रेटिंग को डाउन कर देंगे, कि भारत की रेटिंग ए प्लस प्लस की बजाय बी माइनस माइनस, दो तो प्लस एक तो माइनस कर देंगे। तो भाई जो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर आ रहा है, तो वो एक थोड़ा देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, वो तो रेटिंग देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब पता चला रेटिंग क्या कर दिए, डाउन कर दिए। जब रेटिंग डाउन कर दिए तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो सरकार को नुकसान होगा, फिर सरकार रोएगी, यार यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलेंगे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, तो फिर हाथ पर जोड़ा गया कि चलिए ठीक है, फिर ठीक करते हैं व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। तो सब खत्म कर दिया गया मामला, समझ गए। तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सहायता करती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनका दबाव झेलना पड़ता है कि आप स्वदेशी स्वदेशी आप कह सकते हैं, सरकार की हिम्मत नहीं कि स्वदेशी कर दे, क्योंकि सरकार कर देगी तो फिर बाकी देश स्वदेशी कर देंगे, फिर नुकसान किसको होगा, हम लोग को। तो हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून, ये हमारी संप्रभुता के क्या है, खिलाफ जाते हैं। हम उतने सोवरेन नहीं रह पाते कभी कभी, कि अपनी आंतरिक नीतियां भी उनके हिसाब से बनानी पड़ती। ठीक है, समझ में आया संप्रभुता का मतलब। तो संप्रभुता है, लेकिन उस पर कुछ समस्याएं भी हैं। इसके अलावा है समाजवादी। समाजवादी, समाजवाद तो कई बार हम लोग समझा चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपको समझाएं। तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा सरकार है, हमारा राज्य स्टेट है, उसका कर्तव्य होगा कि जो भी समाज के कमजोर, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, गरीब लोग हैं, उनके हितों का ध्यान रखे। कमजोर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित है, ओबीसी, सबका ध्यान रखे। राज्य अपने इस कर्तव्य से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती कि हमें गरीबों का कल्याण नहीं करना। तो उसी को बोलते हैं क्या, समाजवादी व्यवस्था, कि इसमें स्टेट इंटरफेयर करेगी, सरकार का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। जैसे अमेरिका में सोशलिस्ट नहीं है, वहां पर राज्य कुछ नहीं करेगी आपके लिए, आपको जो करना हो करेगी। यहाँ पर राज्य करेगी, क्योंकि संविधान में कहा गया। जब संविधान बना तो देश के ज्यादातर लोग क्या थे, गरीब थे, तो इसलिए उनको संरक्षण देना क्या था, जरूरी था। ठीक, चलिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। तो ये जो सेक्युलर होता है, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है, बताइए। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता। हम्म, जाति धर्म से बंधा हुआ नहीं है। भारत में धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर भारत का काम कैसे चलेगा। फ्लेक्सिबल रहेंगे। क्यों नहीं होगा भाई, भारत में धर्म ही तो है सब कुछ। भारत से धर्म हटा दीजिए तो बचेगा क्या फिर। देखिए, सेकुलरिज्म और नॉन रिलीजन में अंतर होता है। गैर धार्मिकता आप समझा रहे हैं। भारत का एक धर्म होगा, है भी, शुरू से रहा है। भारत क्या है, धर्म ही तो धर्म है, और है क्या शुरुआत से। हम लोग प्रारंभिक इतिहास में इतिहास की बजाय धर्म पढ़ते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, धर्म ही पढ़ते हैं। धर्म में से थोड़ा बहुत छन के जो इतिहास निकल गया निकल गया। सेकुलरिज्म का मतलब, जैसे मान लिया कि हमने कहा कि हम सेक्युलर आदमी,
तो हम सेकुलर आदमी का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म होगा, आपका भी धर्म होगा, लेकिन हम धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समझ गए? तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि धार्मिक आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट न करना, सबको बराबर रखना, चाहे वो संख्या में कम हो चाहे ज्यादा हो। समझ गए सेकुलरिज्म का मतलब? डिस्क्रिमिनेशन धार्मिक आधार पर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप कम संख्या में, कि हमेशा हमेशा कोशिश होती है कि जो मेजोरिटी में होगा वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगा। ये शुरू से रहा है हमारे इतिहास में, प्रारंभ से रहा है। ठीक। तो इसीलिए संविधान ने कहा कि नहीं, और ये ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने गड़बड़ कर दिया। नहीं तो शुरुआत से आप देखेंगे भारत में धर्म बहुत सारे रहे, अलग अलग धर्म, समुदाय, संप्रदाय शुरुआत से रहा है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अंग्रेजों ने कहा सबको लड़ा दिया, तो एक से एक धर्म, एक से एक मान्यताएं रही। अब धर्मों के दर्शन पढ़ेंगे कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे अजीब अजीब लोग भी हमारे आ रहे हैं कि कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई दोनों को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये नास्तिक संप्रदाय थे, ये नास्तिक लोग थे, ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते थे, फिर भी हमारे देश ने उनको स्वीकार किया। नहीं मानते थे, वो नास्तिक संप्रदाय कहे जाते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे थे, उच्छेदवादी थे, निहिलिस्ट, सब कुछ विनाशवादी मानते थे। चरवाकों का दर्शन आपने सुना होगा कि जो है यही है, खाइए पीजिए मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, जो है सब माटी की देह है, यही खत्म हो जाएगी, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं, जो है यही है, ऊपर कुछ नहीं। ऐसे ऐसे भी दर्शन रहे, लेकिन सबका अलग अलग स्थान रहा है, सबका अलग अलग प्लेस रहा है, संघर्ष नहीं रहा। तो हमारे यहाँ यही कहा गया कि जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, या यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगान आए, सब आए आते थे, लेकिन कोई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं था। समझ गए? तो ये सब अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। तो कहा गया कि हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारे कल्चर में था, अब भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म। समझ गए पंथ निरपेक्षता का मतलब? पंथ निरपेक्षता मतलब ये नहीं कि धर्म नहीं है, धर्म है, बस धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्षता। अच्छे समझिएगा, आप लोग मतलब नहीं समझ पाते। इसके अलावा क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और गणराज्य यानी लोगों का राज्य। लोगों का राज्य का मतलब कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग शासन करेंगे, कोई मोनार्की नहीं होगी और कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी कि एक बार जो बन गया वो बन गया, जैसे जर्मनी में था, इटली में था कि एक बार बन गया तो बन गया। तो लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समयांतराल पे इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, और लोग क्या होंगे? चुने जाएंगे, उनका क्या होगा? चुनाव होगा निश्चित समय। और चुनेगा कौन? लोग। गणराज्य, रिपब्लिक, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तलवार के बल पर कोई सत्ता नहीं बदल सकता, यानी यहाँ पर सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी? लोगों के द्वारा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसमें भी है कि लोकतांत्रिक गणराज्य पर भी बहुत दबाव है। पहली बात तो लोकतंत्र ही पूरा नहीं है। आपको बताया था कि लोकतंत्र पूरा तब होगा कि जब पूरी तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम सरकार चुनते ही नहीं, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि, कि हमने सांसद चुना और आगे जाके सांसद किसी गधे घोड़े को चुन ले, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हमने विधायक चुना, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ ना कि विधायक चुन लिए गए, अब विधायकों ने लास्ट में कहा कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, बना दिया मुख्यमंत्री। तो जनता ने सीधे तो मुख्यमंत्री चुना नहीं, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ? जैसे अमेरिका में है कि वहां पर सीधे लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, हम लोग नहीं देते। इवन मुख्यमंत्री तक हम नहीं चुनते, हम क्या चुनते हैं? विधायक चुनते हैं, विधायक जिसको चुन ले, बदल जाएगा मामला। दूसरी चीज कि ये चीज कंप्लीट कब होगी, जैसे आपको कोई भी बताया था जब फंडामेंटल राइट्स बता रहे थे कि कोई भी अधिकार पूरा तब होता है
जब उस अधिकार को छोड़ने का अधिकार आपको मिले। कि भाई मौलिक अधिकार तो पूरा तब होगा ना कि जब आप मौलिक अधिकारों को क्या करें, छोड़ सकें। हमारे यहाँ वैसा नहीं। लोकतंत्र पूरा तब हो कि जब उसको हटाने का अधिकार हो। कि भाई आपने हमें चुना कि आप काम कीजिए, अगर मान लीजिए कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप हटाने का भी तो अधिकार रखिए कि भाई आपका काम ठीक नहीं, आपको हटा दिया, तब तो पूरी तरीके से हम आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, आपने एक बार वोट डाल दिया, अब 5 साल के लिए वो चाहे जो करे, आपका गला काट दे, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई देशों में है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार, कि आपने सांसद या विधायक चुने, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो एक रेफरेंडम लिया जाएगा, जनमत संग्रह होगा, अगर एक खास परसेंट लोगों ने फिक्स कर दिया कि इतने लोगों ने कहा, तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तब जाके लोकतांत्रिक, पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होगी, कि जब हमें चुनने के साथ क्या अधिकार मिले, हटाने का अधिकार मिले। तो कहने के लिए हम लोग लोकतंत्र में हैं, लेकिन ये हमारा लोकतंत्र क्या है, आधा है, पूरा है। और लोकतंत्र भी नहीं, ये एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, बोलते हैं ना प्रतिनिधित्व, कि हम लोग किसको चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ही जिसको चाहे उसको क्या करे, चुन ले। समझ गए। तो ये थोड़ा सा अधूरा है, क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने के लिए है, पूरा नहीं है। ठीक है, चलिए। तथा उसके समस्त नागरिकों को, एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुछ एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कुछ एक आर्टिकल्स है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए। कौन कौन से याद करवाए थे आपको, कौन कौन सा? तो उसके समस्त नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन को घेर के लिख लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसके लिए है, भारतीयों के लिए, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कोई विदेशी इसकी मांग नहीं करेगा, नो फॉरेनर विल क्लेम फॉर इट। ठीक। अच्छा, एक चीज की, ये जो समाजवादी पंथनिरपेक्ष था संपूर्ण, ये बाद में जोड़ा गया था, चलिए आगे अभी उस पर आएगा। समझ गए। तो कौन कौन सा है केवल भारत के नागरिकों के लिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, क्लियर हो गया। ये मौलिक अधिकारों में हमने उसकी व्याख्या की थी। को क्या चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस, यानी संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय दिए गए, 1, 2 और 3, नंबरिंग कर लीजिए, और टोटल न्याय कितने हैं, 3, 1, 2, 3। तो न्याय कितने हैं, 3। अब ये तीनों न्याय एक ही आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद लिखवाए थे, पढ़े नहीं तुम लोग? इस बार सैटरडे को रहेगा टेस्ट, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी के ही रहेंगे। ठीक है, तो न्याय कितने हैं, 3, और तीनों न्याय किस आर्टिकल में दिए गए, तीनों को घेर के लिखिए, कितना, 38, 38, जिसमें आपको बताया था सोशल न्याय का मतलब सब बराबर हो, जस्टिस, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, यानी सोशली सब लोग क्या हो, बराबर हो, कोई ऊंच नीच की भावना न हो। तो इसी के लिए सरकार कोशिश करेगी। बताया था कि महिलाओं को अधिकार दिए जाएं, बच्चों को अधिकार दिए जाए, पिछड़ा दबा कुचला जितना वर्ग। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आपको समझाया था कि हमारी सैलरी में मुकेश अंबानी के बराबर हो जाए। आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से सब लोग क्या हो, बराबर हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, अभी भी ऊंच नीच है, लेकिन सरकार कोशिश करती है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, बताया था पॉलिटिकल जस्टिस अच्छे से है, क्योंकि हर नागरिक की राजनीतिक शक्ति क्या है, बराबर है, वोट वैल्यू सबकी कितनी है, 1। आप डालेंगे तो 1 माना जाएगा, मोदी जी डालेंगे तो भी 1 ही माना जाएगा, मुकेश अंबानी का भी 1 ही माना जाएगा।
तो इसी को बोलते हैं क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, 38। तो न्याय कितने हैं, 3। इसके बाद दिया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी। कितनी प्रकार की लिबर्टी, गिन के बताइए। 1, 2, 3, 4 और 5। यानी संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 5। न्याय कितने हैं, 3। ठीक। अब इसका अनुच्छेद आपको याद है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल था, 19(1). विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, कहां से कहां तक था, 25 से लेके 28 तक। समझ गए। तो इसकी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं, अभी उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ठीक। इसके बाद है समता, इक्वलिटी। कौन कौन सी समता, गिन के बताइए। 1 और 2, यानी कि समताएं कितनी है, इक्वलिटी कितनी है, 2। इसे पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में, एक बार दे दिया था 2018 में, आधा लोग का माथा घूम गया कि सर पूछा क्या है, 3 2 1 2 3 5 1 3 5 3 से आधा को समझे में नहीं आया कि सवाल क्या है। वो जो केवल हमारे यहाँ पढ़ा था उसी को पता था। नंबरिंग सबकी की गई थी, कॉमा कॉमा करके दे दिया था, बाद में परेशानी कि पता नहीं क्या नंबर दिया है यार, 1 2 3 किया है, 3 4 5 कर रहा है, 2 3 5 ऐसे ऐसे करके दिया, जबकि कितना होगा, 2 2 क्या है, जस्टिस कितने थे, 3 थे, लिबर्टी कितनी थी, 5, और इक्वलिटी 2। 3 5 2 ऐसे करके था नंबरिंग, खाली नंबर लिखे हुए तो ऑप्शन में चारों में 2 3 5 2 3 4 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक। चलिए, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता कौन सा आर्टिकल था, 16 था। आपको बताया था कि आपको अवसर की समानता है। डिग्निटी आपको बताया था कि जिंदा ही नहीं मुर्दे की भी गरिमा होती है, डेड बॉडी के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा था, 21। तो ये अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी किस में है, 16 में, और ये किस में है, 21 में। ठीक है। चलिए, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और इन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी। आपको बताया था कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ। कोई आपको दबाव बना के नहीं रखेगा, आपको दबा के नहीं रखेगा, आपका मानसिक रूप से भी शोषण, शारीरिक और मानसिक शोषण आपसे आपका नहीं किया जा सकता। ठीक। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये जो लिखा हुआ है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कहाँ दिया हुआ है संविधान में, बताइए। एकता और अखंडता कहाँ, अरे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कहाँ दिया हुआ है, एकता और अखंडता। हम्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन संविधान में कहाँ मेंशन किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये हमारे पूरे संविधान में थ्रू आउट। अनुच्छेद 1 से आपको पहले दिन से बता रहे हैं, शेड्यूल जब बताया था उस समय भी समझाया था कि भारत में राज्यों को शक्तियां बहुत कम है और केंद्र को शक्तियां बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको बताया था, सेंटर स्टेट रिलेशन बताया था कि एक तरफा है मामला, फाइनेंशियल मामलों में एक तरफा है मामला। शेड्यूल 7 बताया था कि जितनी अच्छी चीज़ें हैं सब किसके पास है, केंद्र के पास। आर्टिकल 1 में बताया था केंद्र के पास पावर है, एक राज्य को काट के 4 कर दे, 4 को मिला के 1 कर दे। आर्टिकल 1 आपको समझाया था कि केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। ये इसी एक शब्द के लिए है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत से ये हमारे इतिहास में रहा, हमारा इतिहास बहुत गड़बड़ है। कहने के लिए हम लोग प्राउड करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ढंग से पढ़ ले तो बड़ा बुरा लगेगा आपको इतिहास जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि कहीं भी हमारे यहाँ एकता रही ही नहीं। एक अंग्रेज ने कहा था कि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है,
जोग्राफिकल आइडेंटिटी, लोग एक नहीं, आज भी नहीं। तो जब से धर पकड़ के एक रखा गया, नहीं तो है नहीं लोग। कि जैसे जब इतिहास हम लोग देखते हैं कि जब पहली बार जब भारत में इतिहास में जब साम्राज्यों का निर्माण हुआ, जन जनपद महाजनपद बने, और उसके बाद मगध एम्पायर बना, बड़े बड़े राजवंश आए, फिर मौर्य आए। लेकिन अशोक के मरने के बाद मौर्य कमजोर हो गए, और 180 के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। 180 बीसी से लेकर 320 तक छोटे छोटे राज्य थे। यानी जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, टूट के अलग हो गए लोग। फिर गुप्त वंश आया, गुप्तों ने फिर मारपीट के पीट पाट के सबको फिर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जैसे ही 550 में गुप्तों का पतन हुआ, भारत फिर क्या हो गया, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया, फिर गड़बड़ हो गई। समझ गए? फिर 600 से 1200 तक का इतिहास पूरा टुकड़े ही टुकड़े थे, छोटे 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 पीसेस बने हुए थे। फिर तुर्क आए, तुर्कों ने फिर मारपीट के सबको इकट्ठा किया, तो फिर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन फिर तुर्कों का पतन हुआ, फिर टूटे। फिर मुगल आए, मुगलों ने फिर सबको मारपीट के बटोरा, इकट्ठा किए। लेकिन जब औरंगजेब मरता है 1707 में हुआ, उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़े बने। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने फिर सबको पीट पाट के एक बराबर कर दिया। तो ये शुरुआत से ही इतिहास में था कि जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है, हम लोग टूट के क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। एकता है ही नहीं, खाली कहने को एक। आपको किसी केरल वाले के साथ छोड़ दिया जाए ना, तो रहेंगे नहीं, भाग खड़े होंगे। ठीक है? या किसी तमिल को आपके साथ बिठा दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट वाले को छोड़ दिया जाए, तो रहेंगे? बोलेंगे तो विदेशी है, नहीं रहेंगे इसके साथ। समझ गए? तो ये शुरू से रहा है। और जब अंग्रेज जा रहे हैं तो फिर भी छोटे छोटे टुकड़े हुए। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोच समझ के व्यवस्था बनाई कि राज्यों को शक्तियां देनी ही नहीं है, क्योंकि अगर दिया तो ये फिर से टूटेंगे, टूट के क्या होंगे, अलग होंगे। और होंगे। अभी कितना दिन हुआ, 75 साल हुआ, मतलब 75 साल हुआ। मुगलों ने 150 साल राज किया, उसके बाद टूटे थे। तुर्कों का भी लगभग यही था, गुप्तों का भी यही था, 320 से 550, उसके बाद टूटे। तो अभी कितना साल हुआ संविधान लागू, 75 साल हुआ। तो ये फिर टूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना दुखी मत हो, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। अभी 150 साल लगेंगे, 2-3 पीढ़ियाँ आ जाएंगी तब तक। ये होगा, डेफिनेटली होगा। ये न मत कहिए कि सब देश तोड़ने की बात कर रहा है, ये हमारे नेचर में ही है। ये हमारे इतिहास में, आप इतिहास पढ़िए ना, कि जहाँ सेंट्रल कमजोर पड़ा वहाँ टूट के भागे सब। अभी भी आप देखिए, एक नहीं रहते। ममता बनर्जी का लगे चिल्लाती रहती, थोड़ी सी पावर दे दी वो लोग देश बना लेगी। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइएगा तो वो बोलेंगे आप इंडिया से आ रहे हैं, तो तुम बाहर से। और नॉर्थ ईस्ट यहाँ वाला यहाँ आ जाए तो आप बोलेंगे भाई कहाँ से आ रहे हो, चाइनीज हो क्या। केरल वाले को आप यहाँ आते हैं ना, सब साउथ वाले, तो विदेशी की तरह लूटते हैं सब, विदेशी समझते हैं, सब लूटते हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे, वो भी आपको लूटेंगे। सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। कहते हैं बाहरी आए हैं सब, कोई बाहरी का है भाई, उनका भी देश। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हमारे राज्य के जो भी है वो क्या है, बाहर है, बाहरी। तो वो बाहरी तो भीतरी कौन है भाई, तब तो तुम भी बाहरी हो। समझिए कितने टूटे हुए हम लोग हैं अंदर से। आप राष्ट्रीय न्यूज़ सुनते होंगे, नेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ के नाम पर केवल यूपी बिहार बंगाल यही खबरें सुनते हैं। आप कभी इंटरेस्ट दिखाए कि तेलंगाना में क्या चल रहा है, कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, वहाँ कौन सी पार्टी की सरकार है, सीएम कौन है, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं। उड़ीसा की तो खबरें नहीं आती। ऐसा तो है नहीं कुछ होता नहीं होगा, सुनते ही नहीं। तो जब हम उनको नहीं दिखाते तो वो हमको नहीं दिखाते। हम उनके फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करते तो वो हमारे फेस्टिवल को नहीं एंजॉय करेंगे। कुछ एक बार दिवाली पर हम लोग साउथ में थे, चेन्नई में थे, पता ही नहीं चला कि दिवाली है। वहाँ कोई नहीं मनाता दिवाली, बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह। हम लोग को लगता था बचपन में कि दिवाली मतलब पूरा देश, दुनिया तो नहीं, देश तो मनाता ही होगा। चेन्नई में गए तो पता चला कुछ नहीं, मतलब एक दिया तक नहीं, नॉर्मल दिनों की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं। क्या भाई दिवाली है यार, दिवाली जब कूद रहे हैं हम लोग, तो दिवाली तो मनाओ ना, तो हमसे क्या कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं, कोई इधर का कोई कोई होली नहीं, कोई कुछ नहीं, सब नॉर्मल।
तो जैसे हम उनका नहीं सेलिब्रेट करते वो हमारा नहीं करते। तो कहने के लिए है, वो तो संविधान है। ना हम उनकी भाषा बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना हम उनके साथ शादियां करते हैं, ना उनकी लिखावट हम लिख सकते हैं, ना उनके जैसा खाना, सब कुछ अलग अलग, पहनावा ओढ़ावा अलग है। समझ रहे हैं? तो ये डाइवर्सिटी बहुत भयानक है। तो उसी को रोकने के लिए हमारे पूरे संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि राज्यों को शक्तियां देनी ही नहीं। पहले बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था, तोड़ के महाराष्ट्र और गुजरात बने, सब भाषा के आधार पर टूटे। अभी भी आप जाएंगे मुंबई में तो यूपी बिहारियों की जब मूड खराब होता है शिवसेना तो मारपीट के भगाना शुरू कर दे, भाग यहाँ से। तमिलनाडु में सब, कन्नड़ में, कर्नाटका में होने लगा था कि जो कन्नड़ बोलेगा वही रहेगा, हिंदी भाषी लोग नहीं चले, क्योंकि हिंदी वाले हावी हो रहे थे, मार मार के हिंदी बोलने वालों को भगाना शुरू है। भाई कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ बोलना पड़ेगा। भाई को कन्नड़ यहाँ पर आएगा, कन्नड़ में बात करेगा तो आप सुनेंगे, बोले ना हिंदी में बोलो। तो जब आप कर्नाटका जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, कन्नड़ बोलो। सब अपनी गली के शेर हैं, कोई क्यों मानेगा आपकी बात? समझ गए? खैर, तो यही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है कि जहां हर जगह केंद्रों को शक्तियां क्या, केंद्र को शक्तियां क्या दी गई, ज्यादा दी गई। क्लियर? हर जगह इसीलिए रखा गया कि जरा सा छूट मिली टूट जाएंगे सब। क्लियर? चलिए, इसके बाद एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, वी डू हियर बाई गिव आवर देलसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and the Constitution Assembly adopted the Constitution of India नवंबर 26, 1949 कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज कितनी तारीख, 26 नवंबर 1949 को, हिंदी की तिथि क्या थी, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना जिसको दशमी में कहते हैं, कौन सा पक्ष था, शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी थी, सप्तमी, संवत क्या था, 2006, कैलेंडर कौन सा है, विक्रमी, ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में कौन सा कैलेंडर लिखा गया है, विक्रम संवत, कौन सा साल था, 2006, तिथि कौन सी थी, सप्तमी, पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना माह का, यानी 26 नवंबर को वो हिंदी की डेट दी गई है। ठीक है, संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी अडॉप्ट करते हैं। तो बताया था कि संविधान हमारा अडॉप्ट कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू कसम खाए थे किसकी, 26 जनवरी की। तो फिर 2 महीने की बात और थी, 26 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, अरे 26 नवंबर को, फिर 26 दिसंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया, और भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बना। तो ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, इसी को हमारे संविधान का क्या कहा जाता है, समरी लिख लीजिए। प्रियम्बल इज द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सारांश है। प्रियम्बल इज द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है, सारांश है। समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को लिखिए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय, ऑब्लिक कर लीजिए, भारतीय संविधान की आत्मा, और इसी को कहते हैं भारतीय संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की कुंजी यानी की बोलते हैं, की का मतलब है की, ठीक है। तो की का मतलब चाबी, यानी जहां कहीं भी मामला बहुत डिस्प्यूटेड है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर चाबी लगाई जाएगी। जैसे संविधान जो लिखा गया, तो कई जगह हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट नहीं लिखा गया है, बहुत क्लियर कुछ भी मेंशन जहां नहीं है, तो वहां फिर क्या पढ़ा जाएगा, प्रस्तावना। आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तावना की पूरे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दिया गया। उच्चतम न्यायालय व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली एक्सप्लेन करता है। तो जहां कहीं भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या पढ़ेगी, प्रियम्बल, प्रस्तावना। और प्रस्तावना के ही आलोक में, यानी प्रस्तावना के प्रकाश में, प्रस्तावना की लाइट में,
हमारे संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, किसकी व्याख्या करेगी? तो पूरे संविधान की। तो कहीं भी पूछा जाता है कि हाँ भी भाषा स्पष्ट नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, प्रियम्बल पढ़ा जाएगा कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना के दर्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फिलोसफी है निहित दर्शन वो बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक। अब इस प्रियम्बल को लेके और संविधान को लेके कुछ सारे कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ विवाद रहे हैं। संविधान में कई सारे विवाद रहे हैं, विवादों की भी स्थिति कई सारी रही है, और विवादों में भी प्रस्तावना पर भी कई सारे विवाद रहे और कई सारे और विवाद रहे। विवाद देखिए कैसे हुआ कि जैसे आपको भाग 3 बताया था, पार्ट 3। तो भाग 3 में आपको बताया था क्या था? मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। फिर भाग 4 आपको बताया, पार्ट 4। तो भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। ठीक है, 3 और 4 आपको बताया। तो भाग 3 किसके लिए था? नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए बताया था, अधिकार थे उनको गारंटीड थे, वो मिलेंगे। और पार्ट 4 किसके लिए था? राज्यों के लिए था। सरकारों को निर्देश दिया संविधान ने कि आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करने हैं। वेलफेयर स्टेट आपको बताया था कि लोक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य था। यानी ये राज्य का कर्तव्य था, ये जनता के अधिकार थे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स बनते हैं। डिस्प्यूट बनने का मतलब है कि जब राज्य मौलिक अपने डीपीएसपी को लागू करेगा तो डीपीएसपी के लागू करने के क्रम में क्या होगा कि मौलिक अधिकारों में कटौती करनी पड़ेगी अगर डीपीएसपी ढंग से लागू करते हैं तो। और अगर मौलिक अधिकार ढंग से देते हैं तो फिर डीपीएसपी में कटौती करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक। यानी दोनों कई बार एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी बन जाते हैं, एक दूसरे में विवाद की स्थिति पैदा कर देते हैं। विवाद की स्थिति पैदा करने का मतलब है कि जैसे आपने हमें पैसा दिया, फीस जमा की हमारे पास, तो पढ़ने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। हमारा डीपीएसपी कहता है कि हम आपको ठीक ढंग से पढ़ाएं, ढंग से पढ़ाएं, कायदे से पढ़ाएं। ठीक। तो हमारा भी अपना डीपीएसपी है, आपका मौलिक अधिकार है। अब हमें अपनी डीपीएसपी यानी हमको अगर ठीक से आपको पढ़ाना है तो आपके कई सारे अधिकारों में कटौती करनी पड़ेगी। भाई क्लास में आपको खाना पीना नहीं है, क्लास में आपको मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल में बातचीत नहीं करनी, इधर उधर नहीं करना। तो फिर आप कहेंगे सर अधिकार से बहुत जरूरी कॉल आ रहा है, बात करना है हमको। तो फिर जब जरूरी कॉल आ रहा है, बात करना है, तो फिर क्या किया जाएगा? बात करने दिया जाए कि बात करने न दिया जाए? तो हम कहेंगे ना कि भाई आज इनके घर से कॉल आएगा, कल उनके घर से कॉल आएगा, उनके घर से आएगा, एक एक करके सबके घर से आएगा। जिस दिन किसी के घर से नहीं आएगा उस दिन हमारे घर से आएगा। हमारा भी तो घर है, हम भी तो अनाथ है नहीं। हमारे पास भी जरूरी कॉल आते होंगे और शायद आपसे ज़्यादा जरूरी कॉल आएंगे। ठीक। तो फिर हम लोग क्लास शुरू करें, फिर बोले चलो सब लोग अपना अपना फ़ोन निकालो, हम लोग पहले घरों पर अपने अपने बात किया जाए। हाँ जरूरी है भाई घर पर बात करना, तभी तो। नहीं, ये सब लोग 10 10 15 15 मिनट आराम से बात किया जाए। फिर बोले चलो आज क्या टिफिन लेके आए, सब लोग आज कुछ खाया जाए बढ़िया। नहीं, तो सब अपना अपना टिफिन निकाल लेते, 10 15 मिनट खाया गया, फिर बोले यार मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया है, चलो आज अंताक्षरी खेलते हैं, दीवाना मस्ताना परवाना एक टीम बना लेते हैं, चलो मौज से शुरू करो। नहीं, मजा आएगा? तो मजा तो आएगा, लेकिन जो काम करने आए हैं वो होगा, समय आपका खराब होगा। ठीक है। तो हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, समय से आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी चीज़ें तो होंगी, आपको तो बड़ा मजा आएगा कि सर कितने अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे सर। लेकिन हमारी अच्छाई किस काम की? कि जो काम करने आए हम लोग यहाँ अंताक्षरी खेलने के लिए तो आए नहीं, खाने पीने की जगह भी नहीं है, फ़ोन चलाने के लिए बाकी 22 घंटे जरूरी है। और अभी आप किस लायक हैं कि जरूरी फ़ोन आएंगे? तो जरूरी फ़ोन तब हो जब किस लायक बने। जब फ़ोन लेके ऐसा दौड़ते हैं कि जैसे बस आरबीआई के गवर्नर फ़ोन किया है, गरीबी दूर करने के उपाय बताइए, सीआरआर बढ़ाएं कि घटाएं, क्या करें, बड़ा समस्या है। मोदी जी परेशान है, कैबिनेट सेक्रेटरी फ़ोन कर रहा है, क्या करें, मोदी जी बड़ा दुखी है।
तो ऐसा तो कोई कॉल आएगा नहीं। कई तो देखते हैं क्लास में ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगा के बैठे रहते हैं, तुरंत अलर्ट हो जाएगा, तो फटाक से मतलब मिनटों में, हाँ तुरंत रिसीव करते हैं टनाक से, मतलब देरी ना हो सेकंडों की। किस लायक हो, ये भी जरूरी है। यही होगा ना, घर वाले फोन किए कि भाई मेहमान आया, कोल्ड ड्रिंक लेके चले आना, धनिया खत्म हो गया, इससे ज्यादा की औकात है? पावर टमाटर लेते आना, दवा सर दर्द कर रहा है दवाई ले आना, आलू खरीद ले रहे, यही तो काम होगा, और किस काम के है? लेकिन फोन लेके सब ऐसा दौड़ते हैं कि जैसे बाप रे बाप, था गवर्नर आर मोदी जी रो रहे हैं कि तुरंत फोन लगाओ नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, 20 लाख है ही नहीं आप। खैर, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत जरूरी है, फोन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ये आपको लगता होगा, है नहीं? अभी उस लायक आप है ही नहीं कि आपको कोई जरूरी काम के लिए फोन करेगा। 20 लाख पहले बन जाइए, फिर आएगा कॉल जरूरी वाला। अभी जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं वही आपको सबसे ज़्यादा जलील करेगी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा घर वाले परेशान करेंगे, और सबसे ज़्यादा जलालत कौन देगा? घर वाले ही सबसे ज़्यादा बेइज्जती करेंगे चार रिश्तेदारों के बीच में, कि जब पढ़ना था तो फ़ोन चला रहे थे। अब क्या करोगे बेटा? तो आप उनको बताइए कि हमारा ये टाइम पढ़ने का, इस समय डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप खुद ही तैयार रहते हैं सेकंडों में फ़ोन रिसीव करके, डिस्टर्ब होने के लिए तैयार बैठे, कि कोई डिस्टर्ब कर दे, फ़ोन नहीं आ रहा बहुत देर से, खुद ही मिला देंगे, हटाओ यार नहीं आ रहा है, हम ही बात कर लेंगे। जब आप डिस्टर्ब होने के लिए तैयार हो तो दूसरे करेंगे ही करेंगे। तो पहले आप तो बंद कीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कौन सा 2 घंटा में धरती पलट जाएगी? कुछ नहीं होगा। फ्लाइट मोड के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति से। अगर कोई खबर नहीं आ रही है मतलब गुड है, सब अच्छा है। और बुरी खबर अगर कोई है तो वो आप कहीं भी रहेंगे, पाताल में भी रहेंगे तो ढूंढते हुए मिल जाएगी आपको। बुरी खबर तो पहुंचेगी चाहे जैसे हो, और बहुत तेज आती है बुरी खबरें। तो कोई खबर नहीं आ रही है मतलब सब कुछ क्या है, ठीक है। और अगर बुरी खबर है तो आप धरती के किसी कोने में रहेंगे, मिलेगी जरूर। बुरी खबर कितनी जल्दी आती है, फटाक से। तो काहे परेशान मोबाइल को लेकर? लेकिन सब एकदम अलर्ट रहते हैं। खैर, मुद्दे की बात। तो क्लास में मोबाइल चलाने दिया जाए कि न चलाने दिया जाए, आपका मौलिक अधिकार का? नहीं सर, हमारे लिए यही जरूरी है, क्या करें? क्या होना चाहिए, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स? समस्या यही है कि सरकार कहेगी कि हमें काम करना है, तो हम प्रमुखता देंगे किसको? डीपीएससी को। इसके लिए भले ही फंडामेंटल राइट्स को क्या करना हो, कम करना हो। अब संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि ये भारी है ये भारी है, कंफ्यूजन है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या पढ़ेगा? प्रस्तावना, और प्रियम्बल में लिखा है विद द पीपल ऑफ इंडिया। भाई व्यवस्था कहेगी कि हम आपके पैसे से चला रहे हैं, तो भाई आपकी तो सुननी ही पड़ेगी। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी किसको? मौलिक अधिकारों को, क्योंकि पहला ही शब्द लिखा हो विद द पीपल ऑफ इंडिया, डेडिकेटेड है सब कुछ। तो वो कहेगी कि नहीं, ये हो चाहे ना हो, पहले ये चाहिए। यानी इस राज्य मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं करेगा। समझ गए झगड़ा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट किसका फेवर करता है? फंडामेंटल राइट्स का। और सरकार किसको फेवर करेगी? डीपीएसपी को। तो इसी को लेके कई सारे विवाद हुए। बेरोजगारी यूनियन का मामला हुआ था 60 में। तो जब विवाद हुए तो कई बार संशोधन इसके चक्कर में हुआ, तो फिर सरकार ने संशोधन किया संविधान में, और कहा कि भाई डीपीएसपी कहता है कि हमें राज्य के कल्याण के लिए काम करना है, तो इसमें चाहे तो मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, डीपीएसपी कहता है कि मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है, लेकिन एक हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 भी है। 13 आपको पढ़ाया था कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। तो बोले अच्छा 13 लिखा है, तो हमारा एक आर्टिकल है 368, 368 कल आपको पढ़ाया था। तो 368 कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति। तो जब कहीं भी कर सकते हैं तो 13 में कर देंगे। तो जब 13 में कर देंगे तो मामला अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं, 13 में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि और कहीं तो नहीं लिखा हुआ है कम करने के लिए, 13 में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब आप 13 में
नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान की, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल को। और प्रस्तावना कह रही वी द पीपल ऑफ इंडिया, 13 का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मौलिक अधिकार का मतलब भी, इसका मतलब आप इसमें कमी नहीं करेंगे। सरकार ने कहा ठीक, ऐसा करते हैं, हम 368 से प्रस्तावना में ही संशोधन कर देंगे। और बताइए, तो जब प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर देंगे तो अपने आप ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। फिर संशोधन किया गया, फिर कोर्ट ने रोका कि नहीं, 368 है कि आप संविधान के कहीं भी संशोधन कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, लेकिन प्रस्तावना में नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? बोले क्योंकि प्रस्तावना तो संविधान में है ही नहीं। अब समस्या खड़ी हुई कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। 368 कहता है कि संविधान के किसी हिस्से में। बोले प्रियम्बल थोड़े संविधान में लिखा है, वो तो क्या है, अलग से चिपकाया गया है, किसी अनुच्छेद में थोड़े है। 368 तो किसी आर्टिकल में आप कम करेंगे ना। अब मामला फंसा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं। तो कोर्ट क्या कहेगी, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और सरकार कहेगी प्रस्तावना सरकार संविधान का अंग है। क्योंकि अगर सरकार का अंग, सॉरी, संविधान का हिस्सा है तो सन 368 क्या होगा, लागू। कोर्ट कहेगी नहीं, ये तो मेंशन ही नहीं है संविधान में, तो अलग से जोड़ा गया है। मामला फंस गया। कई सारे केसेस हुए, ठीक। फाइनली इसी को लेके 24वां संशोधन जब हुआ तो उसी फैसले को पलटने के लिए मामला जब फंसा तो केरल के एक संत थे केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती के मठ था, तो उसी संपत्ति को बढ़ाने को लेकर झगड़ा था। उस समय संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो उसी को लेकर केस हुआ, पहले केरल सरकार से, फिर भारत सरकार से। तो एक समझ लिए कि मठ के केशवानंद भारती ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, एक संत ने समझ लिया कि हमारे देश को, हमारे संविधान का बहुत कुछ बदल के रख दिया। वो केस बड़ा ऐतिहासिक था, आपको लिखवाया था। कितने जजों की बेंच थी? 13 जजों की बेंच थी। मामला यही था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं, मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक। तो बताया था कि फैसला किससे आया था, 7-6 मेजोरिटी से आया। 13 में से 7 ने पक्ष में फैसला दिया, 6 ने विपक्ष में। कांटे की टक्कर थी, यही था। इस फैसले में कोर्ट ने ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और 13 भी हिस्सा है, तो 368 की शक्तियां यहां भी लागू हैं और यहां भी लागू हैं। लेकिन एक लेकिन लगा दिया कि संविधान में और कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो बात होगी। संविधान निर्माताओं ने कुछ जो सोच के लिखा हुआ, यानी 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, तो कहीं भी कर सकती है, इवन प्रियम्बल में भी कर सकते हैं। लेकिन संविधान का संशोधन होने की एक सीमा है, एक लिमिट है। हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ तो सोचा होगा संविधान निर्माताओं ने, 13 लिखने से पहले कुछ तो प्रस्तावना सोच के लिखा। तो आप बाहर से तो बदल सकते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच को आप नहीं बदल सकते। तो भाई कहा गया कि भाई हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो जो लिखा है वही ना पढ़ेंगे, सोच तो लिखा नहीं। सोच कौन बताएगा? जिसने सोचा था वही ना बताएगा। हम तो वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। सोच के क्या लिखे थे ये थोड़े पता। तो बोले ये कैसे पता चलेगा सोचा क्या था? हम तो वही पढ़ेंगे जो लिखा है। तो सोचा क्या था तो सोचने वाला बताएगा। पता चला सोचने वाले सारे मर गए, तो बताएगा कौन? तो कोर्ट ने कहा हम बताएंगे कि उनकी सोच क्या थी। उन्होंने संविधान का एक बेस तैयार किया, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक आधारभूत संरचना तैयार की। संविधान संशोधन इसलिए है कि संविधान में बदलाव किया जा सके, लेकिन केवल बाहरी रूप से, न कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल सकते हैं। यानी इस घर की डेंटिंग पेंटिंग तो आप बदल सकते हैं, लेकिन पिलर्स नहीं बदले। यानी इसी केशवानंद भारती केस में
एक नई अवधारणा आई किसकी? बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल ढांचा। आपने सुना होगा, मूल ढांचे की अवधारणा या मूल आधारभूत ढांचा जिसको बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मामला किस केस में आया? केशवानंद भारती केस में। कि कोर्ट ने कहा कि हम आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आधारभूत ढांचा बता रहे हैं, संसद संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस आधारभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब आधारभूत ढांचा क्या होगा? बोले कुछ हम अभी बता रहे हैं, कुछ आने वाले फैसलों में हम समय समय पर बताते रहेंगे। अब देखिए मूल ढांचा क्या होगा। तो मूल ढांचा जैसे बताया कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र हमारे संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। इसको नहीं बदल सकते। कैसे नहीं बदल सकते? कि जैसे आपको लोकसभा पढ़ाया था, लोकसभा की संरचना बताया था, कौन सा आर्टिकल था? 81। 80 में राज्यसभा थी, लोकसभा किस में है? 81 में। बताया था 543 सदस्य हैं, चुनाव होता है। और इसी 81 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? टेन्योर 5 साल। ठीक। अब 368 कहता है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। तो सरकार क्या करे कि अनुच्छेद 81 में संशोधन कर दे, जहां 5 लिखा है उसको 15 कर दे। 15 क्यों करे? 50 कर दे। तो अगला लोकसभा कब आएगा? 2099 में। खत्म कहानी। या मिटा ही दे, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक रहेगा। खत्म कहानी। भाई 368 का ऐसा कहीं भी कर सकते हैं, तो कैसे में कर दीजिए, खत्म कर दिए लोकसभा टेन्योर असीमित का, इनफाइनाइट। बाकी देशों में जो तानाशाही आती है, डिक्टेटरशिप आती है, वो यही करते हैं। इजिप्ट में आया, रूस में आप तो सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन ने पहले कहा 30 साल, पहले 6 से 4 साल था, 4 से बढ़ा के 6 किया, 6 से बढ़ा के 30 किया, फिर बोले हटाओ यार, कहा बार बार करना, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। और बताइए, खत्म कहानी। तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि 5 है तो 5.5 नहीं करना, 5 में चुनाव हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। समझ गए? ये सेकुलरिज्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो है। कल को योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, बोले कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म हमारा क्या है? मूल तत्व, ओरिजिनल। ठीक। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। कल को योगी जी बोले कि भाई हम मनुस्मृति के हिसाब से देश का शासन चलाएंगे, तो नहीं। मैं बोले मेरे वचन ही मेरा शासन है, बुलडोजर चला दो, घर गिरा दो किसी, ये कोई शासन हुआ? रूल ऑफ लॉ नहीं है। समझ गए? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब जो विधि लिखी है, कानून जो लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से शासन चलेगा और किसी चीज के हिसाब से नहीं चलेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, कि सबसे ऊपर क्या है? संविधान, उसके ऊपर कुछ नहीं, न गीता है, न रामायण, न महाभारत। बोले हम रामायण के रामचरितमानस के हिसाब से राम राज्य चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आप संविधान के हिसाब से ही राज्य चलाएंगे, अपने मन से नहीं चलाएंगे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? संविधान। संविधान निर्माताओं ने शुरू से कह दिया कि सबसे ऊपर संविधान रहेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं। आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। यही मूल ढांचा था। जब बताया ना कि सरकार ने एनजेएसी बनाया, तो ये बताया कि नहीं, हमारे संविधान की मूल ढांचा क्या है? जुडिशरी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। खत्म कीजिए इसको। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लेकिन हमारे यहाँ उतनी स्वतंत्र है नहीं। न्यायपालिका में भी फेवरिज्म चलता है। जैसे बताया ना, पुराने जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनको बना दिया राज्यसभा का मेंबर, या ह्यूमन राइट्स में भेज देते हैं सब। तो न्यायपालिका भी बहुत निष्पक्ष कभी कभी नहीं रह पाती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बाबरी डेमोलिशन केस हुआ था,
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। कोर्ट में केस चला। अब पता चला कि 2020-19 में बाबरी डेमोलिशन का फैसला आया और जितने आरोपी थे सबको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया कि किसी के खिलाफ कोई सब साक्ष्य नहीं मिले, सबको बाइज्जत क्या कर रहे हैं, बरी कर। ये क्या तमाशा है अभी? इससे खराब फैसला नहीं हो सकता। हमारी डेमोक्रेसी में सबसे खराब फैसला यही था। मैं उतनी बड़ी मत सोचिए, राम के नाम पर इतना आंदोलन हुआ, आडवाणी जी पूरी रथ यात्रा निकाल के देश घूमे, पूरी मस्जिद ढहा दी गई, कैमरे लगे हुए थे, पीएसी लगी हुई थी, डीएम कलेक्टर एसपी बैठे हुए, मंच लगा हुआ, लोग मंच से ललकार रहे हैं, मारो तोड़ो फोड़ो, ललकार रहे हैं, पब्लिक तोड़ रही है, इसकी वीडियोज हैं। कोर्ट कह रही है हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। तो कोर्ट अंधी है या तो पागल है। दुनिया को पता है कौन ढहाया, किसने ढहाया, कोर्ट को नहीं पता। सरकारें सोची कि लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री क्या क्या नहीं बने, कितनी सरकारें बनी बिगड़ी राम के नाम पर। एक नेता को सजा नहीं हुई। अरे सजा होती कितनी हो जाती, 2-4 महीने की हो जाती, कुछ तो दे देते यार। कोर्ट कह रहे हमको पता नहीं है। ठीक है, सोचिए जब राम मंदिर का डेमोलिशन हुआ, दंगे हुए खूब, बनारस में भी दंगे हुए खूब, मुंबई में ब्लास्ट हुआ 1993 में, दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों ने ब्लास्ट मारा, हजारों लोग मरे। कितने लोग मरे उसमें, सरकारें बदल गई, लोग मुख्यमंत्री बने राम के नाम पर। लेकिन जब कोर्ट में मामला गया तो सारा नेता हाथ जोड़ खड़ा हो गया, हम तो कुछ किए नहीं साहब। हाँ यार, कितने बेशर्म नेता है हमारे। सोचिए राम के नाम पर लोग कहते हैं कि आप राम के नाम पर जान दे देंगे। कौन जान देगा? बेरोजगार गरीब लोग मरेंगे। कभी नेता को जान देते हुए देखा आपने? वो तो सोचिए कोर्ट में 2-4 महीने की सजा के लिए तैयार नहीं था। आडवाणी इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाले, वहां जाके मुंह बना खड़े जी हमने कुछ नहीं किया। छाती ठोक के बोलते ना कोर्ट के सामने कि हाँ हमने ढाया, जो सजा देनी हो दे दीजिए। कितनी सजा देते, 4-6 महीने की सजा दे देते। चलो राम के नाम पर ये भी मान लेते कि इतने लोगों ने जान दी, एक आध नेता जेल तो जाए। कोई नेता नहीं। सोचिए जनता कितनी मूर्ख होती, लीडर्स को फॉलो करती, जान दे देते हैं। और ये नेता जेल जाने से इतना डरते हैं, खाली बाहर डायलॉग देंगे, 56 इंच की छाती, कोर्ट में रोना शुरू कर देते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो गिराया ही नहीं। अबे तो गिराया कौन, हवा से गिर गया? कोर्ट अंधी थी कि नहीं अंधी थी? बायस थी सीधे सीधे। ये फैसला सबसे बेकार फैसला है यार। एक एक को तो पकड़ लेते। हवा से तो गिरी नहीं, वीडियोज हैं, कलेक्टर एसपी पीएसी लगी हुई थी, मंच से बासठ यार ललकार ललकार गिरा रहे हैं लोग, तोड़ रहे हैं, उसकी वीडियोज है। कोर्ट को पता ही नहीं, साक्ष्य नहीं मिला। क्या है? यानी जुडिशरी प्रेशर में है, दबाव में। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि कल आपका कुछ गिरा या आप जाएंगे तो भी कोर्ट अंधी रहेगी, समस्या है। तो मूल ढांचे में कहा गया कि जुडिशरी को हमेशा क्या रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जैसे जैसे लोकतंत्र का चौथा पिलर मानते हैं ना मीडिया को, जैसे अमेरिका में मीडिया बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप का जब स्पीच हो रहा था, सोचिए लाइव स्पीच को वहां के मीडिया हाउसेज ने बंद कर दिया कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। लाइव स्पीच वहां से चैनलों से लाइव बोल रहा है राष्ट्रपति, पता चला चैनलों ने बंद कर दिया, झूठ बोल रहा है, नया टाइम चलाएंगे इसको। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के हटना पड़ा, उसके वीडियोज आपने देखे होंगे, इतने कड़े सवाल पूछे, छोड़ के भागना पड़ गया उसको। हमारे यहाँ किसी टुच्चे से मंत्री से हिम्मत नहीं पड़ती किसी पत्रकार की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, बहुत हालत गंभीर है। चलिए, तो इसीलिए कहा गया कि जुडिशरी हमेशा क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, नहीं तो ये बहुत खतरा करेगी। ठीक, तो ऐसी ऐसी ढेर सारी चीजें थी। ये किस मामले में आया, केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है हमारे लिए, जिसने बहुत कुछ दिया आपको, हमें। ठीक, खैर, लेकिन वही इंदिरा गांधी की सरकार थी, डिक्टेटरशिप थी उनके अंदर। इसी केशवानंद भारती को फैसले को पलटने के लिए कौन सा संशोधन हुआ, 42वां 42nd। कल बताए थे कि 42वें को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
ढेर सारा संशोधन। तो ये जो 42वां संशोधन हुआ था, ये इसी केशवानंद भारती के फैसले को पलटने के लिए किया गया। क्या हो बेटा, तुमको हम बताते। पार्लियामेंट ने अपनी पावर दिखाई, और जहां जहां हर उस जगह संशोधन किया गया जो जनता के अधिकारों को दिखाने वाले थे, मौलिक अधिकारों को कम करने वाला। सुप्रीम कोर्ट आपको बताया था कि बार बार जुडिशियल रिव्यू कर रहा था 137 से, सुप्रीम कोर्ट का ही पावर खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति की एक बार वापस करने की शक्ति क्या की गई, समाप्त कर दी गई। यहाँ बोला डेमोक्रेसी, लोकसभा विधानसभा 5-5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6-6 साल। हटाओ, 1-1 साल और लेके चलो। सीधे कहा डीपीएस भी होगी तो होगी। और जनता जो अधिकारों की बात कर रही थी, अधिकार छोड़ी, ऊपर से फंडामेंटल ड्यूटीज लाते गए। मौलिक कर्तव्य है कि बेटा ड्यूटी करो, राइट बाद में लेना। पहले क्या कीजिए, काम कीजिए देश के लिए। दबाव बना दिया उल्टा। तो जो 42वां संशोधन था वो इसी केशवानंद भारती के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। हर उस जगह जहां जहां जनता को अधिकार दिए गए थे केशवानंद भारती के, हर मामले को पलटा गया। और इसमें सुप्रीमेसी आ गई पार्लियामेंट की। संसद सर्वोच्च है, सारी पावर संसद, और संसद में कौन है, केंद्र सरकार है। वो सब अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, पूरा तबाह करके रख दिया। संविधान की ऐसी तैसी कर दी उन लोगों ने, बुरी तरीके से। ठीक, अब हुआ तो जरूर, और सारी ताकत संसद ने अपने हाथ में रख ली। राष्ट्रपति की शक्तियां खत्म, कोर्ट की शक्तियां खत्म, जनता की शक्तियां खत्म। इमरजेंसी बताया कि 7 साल भर के लिए 2 बार बढ़ाया गया। 71-77 तक 7 साल लोकसभा चली गई, तबाह करके रख दिया। लेकिन फिर 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इसी 42वें का प्रकोप था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 44वां संशोधन किया, 44। और कल बताया था आपको कि 42वें की जितनी खराब बातें थी सब किसमें ठीक की गई, 44वें। कि सुप्रीम कोर्ट की बहाली कर दी गई वापस 177 की, इसको 6 साल से घटा के फिर कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति की एक बार वापस करने की शक्ति क्या की गई, बहाल कर दी गई, सब ठीक किया गया। तो 42वें की गड़बड़ी को 44वें ने ठीक क्यों किया? 42वें में जब सारी ताकत संसद को मिल गई थी, केंद्र को मिल गई थी एक तरीके से, तो उस समय केंद्र सरकार में कौन थे, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। तो चाहते तो वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करते, भाई पावर मिल गई, सरकार बदल गई। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, 44वां करके तुरंत उसको क्या किया, खत्म किया। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो लोग बहुत अच्छे थे, साधु संत टाइप के थे, जनता के हितों को देखने वाले थे? ऐसा कुछ नहीं था। सत्ता किसको नहीं अच्छी लगती, पावर किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको डर था। किस बात का डर था? कि ये 42वें का डर था, 42nd अमेंडमेंट का ही प्रकोप था कि वो कांग्रेस पार्टी जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान, फ्रीडम मूवमेंट में बिना किसी शंका के आप कहेंगे कि सबसे बड़ा योगदान किसका था, कांग्रेस का, कोई शंका नहीं। शुरुआती कांग्रेस में, लड़ाई पूरी कांग्रेस के ही नेतृत्व में चली। तो किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि कांग्रेस भारत में हार सकती है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, मतलब ये इमेजिनेशन के बाहर था कि भारत में कांग्रेस कभी हारेगी, ये कभी सोचा नहीं था किसी ने। मतलब वो लोग उठते थे और जाके सीधे किसको वोट करते थे, कांग्रेस को, बिना किसी सोच समझ के। देश के कोने कोने से कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी, इंदिरा गांधी का फ्रीडम मूवमेंट में अच्छा खड़ा खासा योगदान था, नेहरू की एक लेगेसी थी। उसे राहुल गांधी जैसे टुच्चा नेता अब तक जीत रहा है, तो बाप दादा के नाम पर। अखिलेश यादव जैसे लोग जीत रहे हैं बाप दादा के नाम, जबकि इंदिरा गांधी का खुद रोल रहा बहुत सारी चीजों में। फ्रीडम मूवमेंट पे फ्रीडम फाइटर भी रही थी इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी, खुद चुनाव हार गई, रायबरेली से अपनी सीट हार गई थी इंदिरा गांधी। तो वो किसकी वजह से, 42 की वजह से। तो इन लोगों को डर था कि जब कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी हार सकती, इंदिरा गांधी जैसी लीडर हार सकती है, तो हम लोग किस खेत की मूली है, हम तो अभी पैदा हुए, हमको तो कब कुचल दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कांग्रेस इतनी गहरी जड़ थी, उसको उखाड़ दिया इस 42वें के चक्कर में। तो ये कहाँ जाएंगे इनका तो पता भी नहीं चलेगा। बोले अभी तो हम लोग पैदा हुए, वो लोग बहुत अच्छे नहीं थे, डर था।
कि 42वें की वजह से ये हारे, तो हम कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, तुरंत सब ठीक किया। समझ गए? तो ठीक इसलिए नहीं किया कि बहुत अच्छे थे, उनको पता था कि 42 का ही प्रकोप। खैर वो लोग भी बहुत लंबा नहीं चले, फिर 1977-80 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए, फिर से वो हार गए और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। और फिर से जब प्रधानमंत्री बनी तो दोबारा उनके पास सत्ता आई, दोबारा चाहती तो फिर से 42वें जैसा कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बार करके देख चुकी थी। खुद जब वो प्रधानमंत्री पद से हटी तो जो उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो प्रिवेंशन एक्ट थे उसी के द्वारा उन्हीं को अरेस्ट किया गया, उन्हीं कानूनों के द्वारा उन्हीं को जेल भेज दिया गया। तो स्वाद आया कि जेल क्या होता है, तो फिर दोबारा वैसा कुछ करने का साहस नहीं हुआ। समझ गए कि अगर आप फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, कभी गलती से आपका हो गया, तो आप एक के फेक के इनकाउंटर को अगर सही ठहरा रहे हैं तो दूसरे को भी गलत नहीं कह सकते आप। तो जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा, जो सही है हमेशा सही रहेगा। गलती से आप ही का हो गया तो क्या होगा? सत्ता तो परमानेंट रहेगी नहीं। बुलडोजर आप ही के मठ पे चला गया तो क्या कर लेंगे? क्योंकि आप बुलडोजर न्याय को सही मान रहे हैं अभी के दौर में, तो वो हमेशा सही मानना पड़ेगा ना। समझ गए? तो हमेशा ये चीज़ गलत चीज़ें गलत है, कहीं भी सही नहीं हो सकती। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है, सबसे बड़ी संविधान की विशेषता यही है क्या, कि ये गड़बड़ी को खुद ही ठीक करेगी, किसी और को करने की जरूरत नहीं। तो पहले दिन से जो बता रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के जो हमारा संविधान बनाया, वो इसीलिए बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई 42वें में, फिर ठीक हो गया किसमें? 44वें में। तो बनाने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग, और ढंग से बनाया हम लोगों ने कि जहाँ गड़बड़ी होगी खुद संविधान ही उसको ठीक करेगा। वो इस तरीके से व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। समझ गए? चलिए अब इसके विवादों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप लिख लीजिए। लिख लीजिए, प्रस्तावना से जुड़े हुए विवाद। हाँ, वो जो बताया था कि 3 वर्ड जोड़े थे किससे? 42वें संशोधन से। प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोवरेंटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संशोधन से। ठीक, फिर लिख लीजिए, प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ वाद, केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। वाद यानी केस। तो 1960 का लिख लीजिए, बेरूबारी संघ बनाम भारत सरकार, बेरूबारी यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताया था कोर्ट हमेशा मना करती थी क्या, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इसलिए संशोधन नहीं करेगी। तो इसमें क्या कहा गया? प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, फिर लिख लीजिए 1967, 1967, गोलकनाथ बनाम भारत सरकार, गोलकनाथ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको पलटने के लिए 12वां किया गया, फिर उसको पलटने के लिए 67 में गोलकनाथ का मामला हुआ। तो इसमें फिर से बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो गोलकनाथ को पलटने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 24वां।
और कहा गया कि नहीं, संसद की शक्ति सर्वोपरि है, 13 में भी कर सकती है, प्रियम्बल में भी कर सकती है। तो 24वां संशोधन किसके लिए किया गया था? गोलकनाथ के लिए। बेरुबारी के लिए 12वां था, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 24वां संशोधन 1971 किस लिए किया गया था? ताकि गोलकनाथ के फैसले को क्या किया जा सके, पलटा जा सके। और उसमें कहा गया कि 368 की शक्ति क्या है? सर्वोपरि है, और ये अनुच्छेद 13 कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। यानी इसमें 24वें में इसी गोलकनाथ के फैसले को क्या कर दिया गया? पलट दिया गया। 24वां संशोधन हुआ। इसी 24वें के खिलाफ फिर कौन सा केस हुआ? केशवानंद, 24 अप्रैल 1973। और इसमें कहा गया कि संविधान का अनिवार्य भाग है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ठीक, और इसी में लिख लीजिए क्या आया? आधारभूत ढांचा, कॉन्सेप्ट, केशवानंद भारती लिख लीजिए, 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया? कि संविधान का केशवानंद भारती केस कितनी तारीख को हुआ था? 24 अप्रैल 1973। इस दिन एक और बड़ी घटना हुई। सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। सचिन का बर्थडे 24 अप्रैल 73 में ही पैदा हुआ था, इसी दिन। ठीक है, खैर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, लेकिन पंचायती राज दिवस 93 में मनाया गया था, ये 73 में इसी दिन सचिन का जन्म हुआ था। जैसे कोर्ट रोक देती थी, जैसे पहले फैसला आया कौन सा? बेरुबारी, कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। फिर इसी फैसले को पलटने के लिए 12वां संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसको हम संशोधित कर सकते हैं। फिर केस हुआ कौन सा? गोलकनाथ। गोलकनाथ में फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। फिर इसको पलटने के लिए 24वां संशोधन किया गया और कहा गया कि हम कर सकते हैं। 368 की शक्ति सर्वोपरि है, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब 13 को भी कम कर देंगे और प्रियम्बल को भी कर देंगे। उसी को पलट, फिर केस हुआ कौन सा? केशवानंद। इसी केशवानंद को पलटने के लिए फिर क्या हुआ? 42वां हुआ। समझ गए? तो सरकार संशोधन के बल पर करेगी और कोर्ट किस पर करेगी? केसेस से चल रही थी। समझ गए? तो लिख लीजिए, इसी में क्या आया? केशवानंद भारती केस में क्या मामला आया? मूल ढांचे की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए। मूल ढांचे की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मूल ढांचे की अवधारणा किस केस में आया था? अब मूल ढांचा क्या है ये लिख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करके नीचे तीर बनाते हुए लिख लीजिए क्या क्या है मूल ढांचा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है? ठीक है, तो मूल ढांचा क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता,
स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, बताया था केंद्र है राज्य है। फेडरल स्ट्रक्चर, संघात्मक ढांचा। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। जैसे बताया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो हमारे यहाँ फॉर्म कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, संसदीय सरकार है, इत्यादि इटीसी लिख लीजिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब ढेर सारी चीजें हैं। किसमें? आपके मूल ढांचे में। समझ गए? तो मूल ढांचे की अवधारणा किसमें आई थी? केशवानंद भारती में। तो इसी को फैसले के पलटने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 42nd हुआ था। ठीक है, फिर 42nd को पलटा गया किससे? 44वें से। फिर एक और केस लिख लीजिए 1993, 1993, SR बोम्मई बनाम भारत सरकार, SR बोम्मई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। प्रियम्बल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कहा था। लीजिए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इसके आगे नोटेड फॉर्म हम लिख लीजिए, प्रेम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला का नाम पहले कई बार आ चुका है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे। हो गया। चलिए, तो ये हमारा प्रस्तावना है, ये हमारा संविधान है। अब इसकी सबसे लास्ट अनुच्छेद लिखिए, सबसे अंतिम अनुच्छेद है आर्टिकल 393, अनुच्छेद 393, 393। 393 क्या है आपको लिखने के लिए दिए थे? 393, 393 में क्या कहा गया? शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट टाइटल, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कि लिखा हुआ है कि ये जो शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त नाम क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में भारत का संविधान। ठीक है, तो पहले पीसीएस वगैरह के इंटरव्यू में हम लोग जाते थे, पहले एक बड़ा एक कॉमन सवाल पूछा जाता था, अब तो बड़ा पुराना सवाल हो गया कि संविधान का कवर पेज अगर फाड़ दिया जाए या अगर कवर पेज ढक दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये संविधान भारत का संविधान है? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आप बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है? 393 में लिखा हुआ है कि अब तक जो आपने पढ़ा पहले दिन से, उन्हीं सारी चीजों का शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे लास्ट आर्टिकल यही है, 393। यानी ये संविधान भारत का संविधान है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कोई ये ना कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारत का ही संविधान। पता नहीं, जितनी चीजें हैं वो सब किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन की गई। तो ये हमारा संविधान जो अब तक आपने पढ़ा है, इसी का शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। समझ गए? तो यही है 393। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था संविधान, संविधान की प्रस्तावना और इसका शॉर्ट टाइटल। और बताया था कि संविधान कवर पेज की डिजाइनिंग किसने तैयार की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर।
कौन तैयार किया था? बताया था कि नंदलाल बोस के नेतृत्व में एक चित्रकारों की टीम बनाई गई थी। नंदलाल बोस उसके लीडर थे और अवनींद्रनाथ टैगोर भी उसमें शामिल थे। वॉज वन ऑफ देम लिखवाए थे, उनमें से एक थे। लीडर कौन थे? नंदलाल। हालांकि नंदलाल बोस इनके शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा जाता है कि भारत की कला को यूरोपीय कला से मुक्त किया था और उन्होंने जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 में, तो चित्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप स्वदेशी चित्रकला को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप शुरू की थी और वो स्कॉलरशिप पाने वाले पहले आर्टिस्ट नंदलाल बोस थे। उनको स्कॉलरशिप देते थे। लेकिन जब संविधान के लिए कमेटी बनाई गई तो उसमें उस समय कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे नंदलाल बोस, तो उनको लीडर बनाया गया क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत बूढ़े हो गए थे तब तक। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं आता था इसलिए उनको नहीं बनाया गया अध्यक्ष, वो बूढ़े हो गए थे बस। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं जो डिजाइन है, ये जो फूल पत्ती आपको दिखाई दे रही है बहुत घनी सी, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। बाकी अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कवर पेज है उस पर भी है, लेकिन वो सब बाकी चित्रकारों की टीम ने तैयार किया। और टीम के नेता कौन थे? नंदलाल बोस। ये वाला जो आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो बना हुआ है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। तो उस समय क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स तो हुआ नहीं करता था, तो हाथ से ही बनाते थे। तो हमारी पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने संविधान पर उकेरा। ठीक है, चलिए तो हमारा संविधान समाप्त होता है, खत्म। बहुत मेहनत से पढ़ लिया आपने। ठीक है।